क्या आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसे के लिए? जानिए वो असरदार स्ट्रैटेजीज जो बदल सकती हैं आपकी फाइनेंशियल जर्नी। इस वीडियो में आप जानेंगे कि इस दुनिया में पैसे का खेल कैसे काम करता है और कैसे सही माइंडसेट और डिसीजंस से आप अपनी फाइनेंशियल सफलता पा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बेटर लाइफ पर। कई बार हम सोचते हैं कि कुछ लोग बहुत अधिक पैसा होने के बावजूद लो क्वालिटी लाइफ जीते हैं, जबकि कुछ लोग कम इनकम में भी लॉन्ग टर्म में करोड़पति बन जाते हैं। सच्चाई यह है कि आज आप पैसे के बारे में जो भी निर्णय ले रहे हैं, वही आने वाले वर्षों में आपकी फाइनेंशियल स्टेटस को निर्धारित करेगा। तो क्यों ना अभी से पैसे की साइकोलॉजी को समझा जाए और इसका फायदा उठाया जाए। इसी उद्देश्य से आज हम बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक की, जिसे मॉर्गन हाउसल ने लिखा है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी ये सिखाती है कि पर्सनल फाइनेंस को केवल गणनाओं और कैलकुलेशन से नहीं समझा जा सकता। ये बुक पैसे से जुड़ी आदतों, मेंटालिटी और बिहेवियर पर बेस्ड है। जहां ज्यादातर फाइनेंस की किताबें बताती हैं कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए, वहीं यह किताब इस बात पर ध्यान देती है कि लोग पैसे को लेकर कौन सी बिहेवियरल गलतियां करते हैं और कैसे वे फाइनेंशियल रूप से असफल हो जाते हैं। पैसे से जुड़ी समझ बढ़ाने के लिए केवल इंटरेस्ट रेट्स और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को जानना काफी नहीं है। आपको लालच, असुरक्षा और ऑप्टिमिज्म यानी आशावाद जैसी भावनाओं को भी समझना होगा। इंट्रोडक्शन। पैसे से जुड़ी सफलता में आपकी स्मार्टनेस की भूमिका कम होती है, जबकि आपके बिहेवियर की भूमिका ज्यादा होती है। सही फाइनेंशियल हैबिट्स अपनाने से आप अपने गोल्स को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका बिहेवियर गलत है, तो आपकी कितनी भी नॉलेज या इनसाइड इंफॉर्मेशन आपको असफलता से नहीं बचा सकती। इस किताब में हर चैप्टर यह दिखाता है कि लोग पैसे के बारे में कैसे सोचते और एक्ट करते हैं। कुछ बिहेवियर्स अच्छे नतीजों की गारंटी देते हैं, जबकि कुछ फेलियर का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोग रिस्क से बचने के लिए अपने पैसे को सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन के कारण उनका पैसा धीरे धीरे अपनी वैल्यू खो देता है। वहीं कुछ लोग ग्रीड में बिना प्लान किए इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और बड़े नुकसान झेलते हैं। फ्रेश पर्सपेक्टिव ऑन मनी मैनेजमेंट। द साइकोलॉजी ऑफ मनी उन लेसन्स को सिखाती है जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। वेल्थ कमाने, बचाने और बढ़ाने के लिए सिर्फ नॉलेज नहीं, बल्कि सही माइंडसेट और डिसिप्लिन की भी ज़रूरत होती है। अमीर बनने का मतलब ज़्यादा कमाना नहीं है, बल्कि अपने एक्सपेंसेस को नियंत्रित करना और सही जगह इन्वेस्ट करना है। पेशेंस और डिसिप्लिन लंबे समय में फाइनेंशियल सक्सेस का आधार बनते हैं। अब आइए इस किताब में बताए गए 12 मेन लेसन्स को डिटेल से समझते हैं, ताकि आप भी अपने फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बना सकें। लेसन वन। नो वन इज क्रेजी। हर इंसान की दुनिया को देखने और समझने की अपनी एक अलग सोच होती है। यह सोच कई परिस्थितियों, मूल्यों और बाहरी प्रभावों से बनती है। जब पैसे की बात आती है, तो आपका नजरिया मुख्य रूप से आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस पर आधारित होता है। लेकिन यह जानना जरूरी है कि आपका व्यक्तिगत अनुभव दुनिया में होने वाली सभी घटनाओं का एक बेहद छोटा हिस्सा ही होता है। इसके विपरीत, आपकी सोच का 80% हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि आप मानते क्या हैं कि दुनिया कैसे काम करती है। इसलिए हर व्यक्ति का फाइनेंशियल डिसीजन उसकी अपनी सोच और अनुभवों का परिणाम होता है। चाहे आप कितनी भी पढ़ाई कर लें या कितने भी खुले विचारों वाले बन जाएं, फिर भी आपका डर और अनसर्टेनिटी आपके फैसलों को प्रभावित करते हैं। हम सभी को लगता है कि हमें पता है कि दुनिया कैसे चलती है, लेकिन सच तो यह है कि हम केवल सतह को ही छू पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लॉटरी बायर्स इन अमेरिका। अमेरिका में लॉटरी टिकट्स खरीदने वाले लोगों का एक दिलचस्प उदाहरण लें। कम इनकम वाले लोग सालाना लगभग $400 सिर्फ लॉटरी टिकट पर खर्च कर देते हैं। यह आंकड़ा हायर इनकम वाले लोगों को चौंका सकता है। कई लोग इस खर्च को एक होप या ड्रीम खरीदने का नाम देकर सही ठहराते हैं। अब सवाल यह उठता है, कम इनकम वाले लोग इतनी बड़ी रकम क्यों खर्च करते हैं? इसका उत्तर तभी समझा जा सकता है जब आप उनकी परिस्थितियों और मेंटालिटी को महसूस करें। जब लोगों को लगता है कि उनके पास फाइनेंशियल रूप से ऊपर उठने का कोई और अवसर नहीं है,
तो लॉटरी टिकट उनके लिए एक ड्रीम ऑफ एस्केप बन जाता है। इस उदाहरण से हमें यह समझने को मिलता है कि लोग अपने डिसीजंस लॉजिकल बेस पर नहीं, बल्कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस के बेस पर लेते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति जब पैसे के साथ पागलपन करता हुआ दिखता है, तो वास्तव में वह अपने एक्सपीरियंसेस और बिलीफ्स के आधार पर ही काम कर रहा होता है। इस पाठ का सबसे बड़ा संदेश यह है कि दूसरों के वित्तीय फैसलों को उनकी जगह पर खुद को रखे बिना समझना लगभग असंभव है। उनके अनुभव और सोच भले ही आपसे अलग हों, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे गलत हैं। लेसन 2, लक एंड रिस्क। आपकी कोशिशें आपके परिणाम तय करती हैं, लेकिन लक और रिस्क भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। कभी कभी आपकी मेहनत से भी ज्यादा यह चीजें आपके जीवन को प्रभावित करती हैं। एक बेहतरीन उदाहरण बिल गेट्स का है। वह उन चुनिंदा हाई स्कूल्स में पढ़े जहां 1968 में ही कंप्यूटर उपलब्ध था। उस समय स्कूल में कंप्यूटर होना एक बड़ी बात थी। यह संभव हुआ उनके शिक्षक बिल डगॉल की कोशिशों से, जिन्होंने $3000 का कंप्यूटर खरीदा था। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो बहुत कम संभावना थी कि बिल गेट्स उसी क्षेत्र में आगे बढ़ते और माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कर पाते। खुद गेट्स मानते हैं कि अगर लेक साइड स्कूल में वे नहीं होते तो माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। अब इसी स्कूल के एक और उदाहरण पर गौर करें, बिल गेट्स और पॉल एलन के एक और दोस्त केंट इवांस। वह भी एक होनहार कंप्यूटर स्टूडेंट थे और उनके सफल होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा थीं। लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी ग्रेजुएशन से पहले ही एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। यह घटना दिखाती है कि किस्मत भी सफलता में उतनी ही बड़ी भूमिका निभा सकती है जितना कि प्रयास। वाई लक एंड रिस्क मैटर। लक और रिस्क दोनों एक ऐसी सच्चाई हैं जो हर व्यक्ति के जीवन में उसके प्रयासों से अलग भी उसके नतीजों को प्रभावित करती है। क्योंकि दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है, केवल मेहनत के आधार पर 100% रिजल्ट की गारंटी नहीं दी जा सकती। कभी कभी कोई ऐसी घटना जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, आपकी सफलता या असफलता को पूरी तरह से बदल सकती है। एग्जाम्पल, किसी स्टार्टअप के फाउंडर के पास ब्रिलियंट आइडिया और एग्जीक्यूशन हो सकता है, लेकिन मार्केट टाइमिंग या एक अनएक्सपेक्टेड इकोनॉमिक इवेंट उसके प्रयासों को विफल कर सकता है। इस पाठ से सीख यह मिलती है कि जब आप खुद को सफल समझें, तो यह मत भूलें कि आपके प्रयासों के साथ किस्मत का भी योगदान रहा है। और जब आप किसी असफल व्यक्ति को देखें, तो यह भी समझें कि हो सकता है वह भी उतना ही मेहनती रहा हो, लेकिन जोखिम या दुर्भाग्य ने उसके नतीजों को प्रभावित किया हो। इसलिए अपने प्रयासों पर विश्वास करें, लेकिन विनम्र बने रहें। याद रखें कि आपकी सफलता सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं है, और दूसरों की असफलता सिर्फ उनकी गलतियों का परिणाम नहीं है। लेसन 3, नेवर इनफ। यह पाठ हमें एक दिलचस्प कहानी से सीखने को मिलता है। लेखक कर्ट वॉनेगट और जोसेफ हेलर एक अरबपति की पार्टी में शामिल होते हैं। कर्ट कहते हैं कि यह अरबपति एक दिन में उतना पैसा कमा लेता है जितना हेलर ने अपने फेमस नॉवल से आज तक नहीं कमाया। इस पर हेलर जवाब देते हैं, हाँ, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास कभी नहीं होगा, और वो है काफी, यानी इनफ। ये कहानी एक गहरी सीख देती है। जो कुछ भी आपने मेहनत से कमाया है, उसे खोने का जोखिम सिर्फ इसलिए उठाना सही नहीं है क्योंकि आप और ज्यादा चाहते हैं। वाई नोइंग इनफ इज अ स्किल। सबसे कठिन वित्तीय कौशल ये है कि आप अपने गोल पोस्ट को बार बार न बदलें। जब लोग खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं, तो वे संतुष्टि को खो बैठते हैं। पूंजीवाद कैपिटलिज्म समाज में धन और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, लेकिन यह भी एक ऐसी दौड़ है जो कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि हमेशा कोई ऐसा होगा जो आपसे ज्यादा अमीर, ज्यादा सफल और ज्यादा संसाधनों वाला होगा। एग्जाम्पल ऑफ सोशल कंपैरिजन। आपके पास एक शानदार घर हो सकता है, लेकिन जैसे ही आप किसी दोस्त का बड़ा बंगला देखते हैं, आप असंतुष्ट हो जाते हैं। और जब आप खुद को इस सीढ़ी पर चढ़ते हुए देखते हैं, तो यह भूल जाते हैं कि इस सीढ़ी का कोई अंत नहीं है। द रियल मीनिंग ऑफ इनफ काफी होने का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा अधिक हासिल करने की कोशिश न करें। इसका मतलब है कि आपको यह पता हो कि किन चीजों का पीछा करने से बचना चाहिए, ताकि आपको बाद में पछताना न पड़े। कई चीजें ऐसी हैं जिनके लिए कोई भी लाभ उठाने योग्य जोखिम नहीं लेना चाहिए। रेपुटेशन, फ्रीडम, फ्रेंडशिप, परिवार,
प्यार और खुशी, ये सभी चीजें इतनी मूल्यवान हैं कि इन्हें किसी भी कीमत पर दांव पर नहीं लगाना चाहिए। अधिक पाने की लालसा कभी खत्म नहीं होती, इसलिए संतुष्टि को अपनाना सीखें। जीवन में जीतने का एक ही तरीका है, उस खेल में शामिल न हो जहां आप हर समय खुद को दूसरों से कम आंकते हैं। काफी का मतलब जानना ही असली जीत है। लेसन 4, द कंफ्यूजिंग पावर ऑफ कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट की अनबिलीवेबल वेल्थ के पीछे एक साधारण लेकिन महत्वपूर्ण कारण है कि वह सिर्फ एक शानदार इन्वेस्टर नहीं है, बल्कि वह लगातार 75 वर्षों तक एक शानदार इन्वेस्टर बने रहे। उनकी फाइनेंशियल सक्सेस का मुख्य रहस्य उनके शुरुआती वर्षों में बनाए गए एक मजबूत फाइनेंशियल बेस को लंबे समय तक बनाए रखना है। बफेट के निवेश कौशल को अक्सर सराहा जाता है, लेकिन उनका असली सीक्रेट है समय। अच्छी इन्वेस्टमेंट का मतलब सबसे ज्यादा रिटर्न्स कमाना नहीं है, बल्कि ऐसे कंसिस्टेंट रिटर्न्स प्राप्त करना है जिनके साथ आप बने रहें और लंबे समय तक उन्हें कंपाउंड होने दें। यही वह जगह है जहां कंपाउंडिंग का जादू असर दिखाता है। द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब है अपने निवेश के रिटर्न्स को बार बार री इन्वेस्ट करना, ताकि समय के साथ आपकी वेल्थ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करे। लेकिन इसका सही असर तभी दिखाई देता है जब आप लंबे समय तक अपने रिटर्न्स को बढ़ने का मौका देते हैं। एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट की कुल संपत्ति का लगभग 99% तब बनी जब वह 50 साल से अधिक की उम्र में थे। अगर वह 30 साल की उम्र में निवेश करना छोड़ देते तो शायद आज उनके पास इतनी संपत्ति नहीं होती। की इनसाइट, इन्वेस्टिंग इज अबाउट पेशेंस, नॉट स्पीड। शॉर्ट टर्म गेन्स की बजाय लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग पर फोकस करना वेल्थ बिल्डिंग का सही तरीका है। द डिफरेंस बिटवीन गेटिंग वेल्थ एंड कीपिंग वेल्थ। पैसा कमाने और उसे बनाए रखने में बहुत अंतर है। ये दो अलग अलग खेल हैं जिनके लिए अलग अलग मेंटालिटी और स्ट्रैटेजीज की जरूरत होती है। एक, वेल्थ बिल्डिंग माइंडसेट, रिस्क लेने की क्षमता, ऑप्टिमिज्म, आशावाद, बोल्ड डिसीजंस। रणजी, वेल्थ प्रिजर्वेशन माइंडसेट, ह्यूमिलिटी, विनम्रता, फियर, डर कि जो कमाया है वह जल्दी खो भी सकता है, कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजीज। एग्जाम्पल, शेयर बाजार में बड़ा मुनाफा कमाने वाले अक्सर उस मुनाफे को खो भी देते हैं क्योंकि वे जोखिम के सही प्रबंधन पर ध्यान नहीं देते। पैसा कमाने के लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन उसे बचाने के लिए पेशेंस और सावधानी चाहिए। की टेकअवे, कंपाउंडिंग को समझना और उसे समय देना आपकी फाइनेंशियल सक्सेस की कुंजी है। जो लोग इसे जल्दी परिणाम देने वाली स्ट्रैटेजी मानते हैं वे अक्सर गलतियां करते हैं, लेकिन जो इसे डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ अपनाते हैं वे लॉन्ग टर्म वेल्थ के असली विजेता होते हैं। लेसन 5, बिकमिंग रिच वर्सेस स्टेइंग रिच। पैसा कमाना और उसे बनाए रखना दो बिल्कुल अलग खेल हैं, जिनके लिए अलग मेंटलिटी और अलग स्ट्रैटेजीज चाहिए। पैसा कमाने के लिए जोखिम लेना पड़ता है, पॉजिटिव बने रहना होता है और खुद को पूरी तरह से झोंकना होता है। लेकिन पैसा बचाए रखने के लिए आपको इन सब के विपरीत काम करना पड़ता है। आपको विनम्रता, ह्यूमिलिटी और यह डर बनाए रखना होता है कि जो आपने कमाया है वह कभी भी आपसे छिन सकता है। माइकल मोरिट्स, जो एक सफल वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, कहते हैं, हम मानते हैं कि आने वाला कल बीते हुए कल जैसा नहीं होगा। हम अपने अब तक के इनाम पर आराम नहीं कर सकते। आत्मसंतुष्टि, कंप्लेसेंसी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। बीते कल की सफलता यह गारंटी नहीं देती कि भविष्य में भी वही सफलता मिलेगी। हाउ टू बिल्ड अ सर्वाइवल माइंडसेट। अमीर बनने के लिए आपको एग्रेसिव होना पड़ता है, लेकिन अमीर बने रहने के लिए सर्वाइवल माइंडसेट की जरूरत होती है। इसके लिए तीन महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। एक, एम फॉर फाइनेंशियल अनब्रेकेबिलिटी। आपकी पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी मजबूत हो कि आप बाजार के उतार चढ़ाव को सहन कर सकें। इसका मतलब है कि आपको अपने निवेश या संपत्ति को इस तरह से संरक्षित करना होगा कि आप हमेशा गेम में बने रहें और कंपाउंडिंग का जादू समय के साथ काम कर सके। एग्जाम्पल, अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन बनाए रखें ताकि किसी एक एसेट क्लास में गिरावट आने पर भी आप पूरी तरह प्रभावित न हों। तो स्वीकार करें कि योजनाएं दुर्लभ होती हैं, एज प्लान्ड। कोई भी प्लान कभी भी पूरी तरह वैसा नहीं चलता जैसा सोचा गया था।
योजना बनाते समय आपको यह मानकर चलना चाहिए कि उसमें गलतियां होंगी। जितना आपका प्लान एक विशेष परिणाम पर निर्भर होगा, उतना ही वह प्लान कमजोर होगा। की इंसाइट, फ्लेक्सिबिलिटी और कंटिंजेंसी प्लानिंग जरूरी है। एग्जाम्पल, हमेशा इमरजेंसी फंड रखें ताकि अनिश्चितताओं का सामना कर सकें। 3, बी ऑप्टिमिस्टिक बट कॉशियसली आने वाले कल को लेकर ऑप्टिमिस्टिक रहें, लेकिन रास्ते में आने वाली ऑब्स्टेकल्स को लेकर भी सजग रहें। ऑप्टिमिज्म आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, लेकिन रियलिस्टिक रिस्क मैनेजमेंट आपको विफलता से बचाता है। एग्जाम्पल, निवेश में अधिक रिटर्न के लालच में सब कुछ दांव पर न लगाएं। जोखिम और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। की टेकअवे, पैसा बनाना एक बार की बात है, लेकिन उसे बनाए रखना एक निरंतर प्रक्रिया है। सफल लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा कंप्लेसेंसी और ओवर कॉन्फिडेंस है। स्मार्ट लोग न केवल कमाते हैं, बल्कि भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए खुद को तैयार रखते हैं। लेसन 6, टेल्स यू विन। ये कहानी हाइंसबर्ग ग्रून, एक आर्ट कलेक्टर की है, जिन्होंने पिकासो, ब्राक, क्ली और मैटिस जैसे महान कलाकारों की शानदार कलाकृतियां एकत्र की। लोग अक्सर हैरान हो जाते थे कि उन्होंने कला में इतना पैसा कैसे लगाया, लेकिन सच्चाई ये थी कि उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में कला संग्रह की थी, जिनमें से केवल कुछ ही वैल्यूएबल साबित हुए थे। बेरग्रुइन कई बार गलत भी हो सकते थे, लेकिन अंत में वह सही साबित होते थे। यह दिखाता है कि कोई भी चीज जो विशाल, लाभदायक, प्रसिद्ध या प्रभावशाली हो, वह अक्सर एक टेल इवेंट का परिणाम होती है, जैसे कि 1 in a million घटनाएं। द पावर ऑफ टेल इवेंट्स इन बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट। अब हम एक वेंचर कैपिटल मॉडल के बारे में बात करते हैं। यदि एक फंड 100 इन्वेस्टमेंट्स करता है, तो वह मानकर चलता है कि 80% इन्वेस्टमेंट्स विफल होंगे, कुछ प्रतिशत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और 1 से 2% ऐसे इन्वेस्टमेंट्स होंगे जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न्स देंगे। यही स्टॉक मार्केट में होने वाली असमानता को भी दर्शाता है। ज्यादातर पब्लिक कंपनीज असफल हो जाती हैं, कुछ औसत प्रदर्शन करती हैं, और बहुत कम कंपनियां ऐसी होती हैं जो एक्सेप्शनल रिजल्ट्स देती हैं। एक्सेप्टिंग द अनसर्टेनिटी। जब आप यह समझते हैं कि टेल इवेंट्स ही बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस के सभी पहलुओं को चला रहे हैं, तो आप यह भी स्वीकार करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें गलत जा सकती हैं, कुछ टूट सकती हैं, और कई चीज़ें फेल हो सकती हैं, लेकिन ये सभी चीज़ें नॉर्मल हैं। की इंसाइट, किसी भी बड़ी सफलता का पीछा करने में अक्सर फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना चाहिए, क्योंकि कई बार एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल इवेंट्स आपकी पूरी सफलता को आकार देते हैं। एग्जाम्पल, किसी व्यवसाय में शुरुआती फेलियर्स के बाद सफलता के मुकाम तक पहुंचने वाले उद्यमियों की बड़ी संख्या है, जैसे अमेज़न के जेफ बेजोस, जिन्होंने वर्षों तक असफलताओं का सामना किया, लेकिन अंततः टेल इवेंट के रूप में सफलता प्राप्त की टेकअवे। इन्वेस्टमेंट और बिजनेस में अक्सर छोटे कदम फेलियर्स की ओर बढ़ सकते हैं, लेकिन एक टेल इवेंट कभी भी आपकी सारी मेहनत को बैक ला सकता है। इसे नॉर्मल समझें और हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अपनाएं। लेसन 7, दौलत वह है जो आप नहीं देखते। वेल्थ वह फाइनेंशियल एसेट है जो अभी तक किसी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं की गई है। हाउजल बताते हैं कि जब लोग कहते हैं कि वे मिलियनेयर बनना चाहते हैं, इसका असल में मतलब यह है कि वे $10 लाख खर्च करना चाहते हैं। स्पेंडिंग $10 लाख करोड़पति बनने से बिल्कुल उल्टा है। वेल्थ और रिच के बीच में अंतर यह है कि लोग जो बड़े घर में रहते हैं और फैंसी कार चलाते हैं, वे रिच होते हैं। बड़ी इनकम वाले लोग रिच होते हैं। वे इस चीज को दिखाते हैं कि वे रिच हैं। वेल्थ छुपी हुई होती है। वेल्थ वह इनकम है जिसे सेव किया जाता है, न कि खर्च। वेल्थ का होना ऑप्शंस का होना, फ्लेक्सिबिलिटी का होना और ग्रोथ का होना है। वेल्थ का मतलब है वह खरीदने में सक्षम होना जिसकी आपको नीड है। वेल्थ वर्स रिच, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस। वेल्थ का असल मतलब यह नहीं है कि आपके पास दिखाने के लिए बड़े घर या महंगी गाड़ी हो, बल्कि यह है कि आपके पास वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं जिन्हें आपने सहेजा है और उन्हें भविष्य में इस्तेमाल किया जा सकता है। वेल्थ का असल मूल्य यह है कि यह आपके लिए एक फाइनेंशियल कुशन, सुरक्षा बनाती है, जो समय आने पर आपको फ्रीडम और ऑप्शंस देती है। वेल्थ एक ऐसा रिसोर्स है जो आपको फ्रीडम देता है।
आप जो चाहें वह खरीदने के लिए सक्षम होते हैं, बिना किसी वित्तीय चिंता के। ये केवल खर्च करने के बजाय लॉन्ग टर्म थिंकिंग और सेविंग पर बेस्ड होता है। प्रैक्टिकल इंसाइट्स ऑन बिल्डिंग वेल्थ। वेल्थ बिल्डिंग को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए और उन चीज़ों से बचना चाहिए जो आपको दिखावा करने के लिए प्रेरित करती हैं। वेल्थ का असल मतलब यह नहीं है कि आप क्या दिखाते हैं, बल्कि यह है कि आप किसे छुपा कर रखते हैं। वेल्थ केवल उन चीज़ों के बारे में नहीं है जो आप खर्च करते हैं, बल्कि यह उन रिसोर्सेज के बारे में है जो आपने बचाए हैं और जो आपको जीवन भर फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकते हैं। लेसन 8, पैसे बचाएं। एक निश्चित इनकम लेवल के बाद तीन तरह के लोग होते हैं। एक जो सेव करते हैं, यानी पैसे बचाते हैं। दूसरे जो यह नहीं सोचते कि वे पैसे बचा सकते हैं। तीसरे वो जिनको यह नहीं लगता कि उन्हें पैसे बचाने की ज़रूरत है। आपकी सेविंग रेट आपकी इनकम या इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लोग क्या सोचते और महसूस करते हैं, इस बारे में चिंता न करें। अपने समय के ऊपर कंट्रोल होना और ऑप्शंस होना दुनिया की सबसे मूल्यवान करेंसी है। इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग ओवर इनकम। अक्सर लोग ये मानते हैं कि जब उनकी इनकम बढ़ेगी तो वे आसानी से पैसे बचा पाएंगे, लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता। दरअसल आपकी सेविंग हैबिट्स ही आपको भविष्य में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती हैं। ये समझना जरूरी है कि सेविंग सिर्फ इनकम पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह आपके खर्चों और बचत की आदतों पर निर्भर करती है। साइकोलॉजी ऑफ सेविंग। आपकी सेविंग रेट केवल वित्तीय सक्सेस के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह पर्सनल फ्रीडम और ऑप्शंस के लिए भी एक बड़ा कारक है। जब आप अपने खर्चों पर नियंत्रण पाते हैं, तो आप जीवन में अधिक इंडिपेंडेंस और फ्रीडम महसूस करते हैं। जो लोग सोचते हैं कि उन्हें पैसे बचाने की आवश्यकता नहीं है, वे अक्सर अपने खर्चों को लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के रूप में बढ़ाते जाते हैं, जो उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी से दूर कर देता है। वहीं जो लोग बचत को हैबिट बना लेते हैं, वे भविष्य में बड़े फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने के लिए एक मजबूत नींव बना रहे होते हैं। हाउ टू स्टार्ट सेविंग मोर। अपनी मासिक व्यय को ट्रैक करें और यह सुनिश्चित करें कि आप केवल उन चीज़ों पर खर्च कर रहे हैं जो आपके लिए आवश्यक हैं। धीरज। ऑटोमेटिक सेविंग्स को अपना आदत बनाएं ताकि आप सेविंग को प्राथमिकता दें। इन्वेस्ट करने के लिए सोचें ताकि आपका पैसा समय के साथ बढ़ सके। जीवन में बैलेंस बनाए रखें। महत्वपूर्ण है कि आप अपनी बचत और जीवन में आनंद लेने के बीच संतुलन बना सकें। सेविंग केवल पैसे बचाने की प्रक्रिया नहीं है, यह एक माइंडसेट है। सही बचत की आदतें और समय के साथ बढ़ती हुई बचत आपको केवल वित्तीय सुरक्षा नहीं देती, बल्कि फ्रीडम और ऑप्शंस भी प्रदान करती हैं, जो आपके जीवन को ज्यादा संतुलित और समृद्ध बना सकती हैं। लेसन 9, रीजनेबल इज ग्रेटर देन रैशनल एंड रूम फॉर एरर। फाइनेंशियल डिसीजंस लेते समय बिल्कुल ठंडे दिमाग से काम न लें। रीजनेबल रहने का लक्ष्य रखें। रीजनेबल होना ज़्यादा रियलिस्टिक है और इसके साथ लॉन्ग टर्म तक बने रहने की जो सबसे ज़्यादा मायने रखती है। मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज समय के साथ बढ़ती जाती हैं। स्कॉट सेगन, जो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, कहते हैं चीज़ें जो पहले कभी नहीं हुई वो पूरे समय होती रहती हैं। याद रखें, पास्ट परफॉर्मेंस कभी भी आने वाले कल की परफॉर्मेंस का संकेत नहीं होती। फाइनेंशियल मार्केट्स, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और व्यवसाय सभी में यह बात सही है कि अनसर्टेनिटी और रिस्क हमेशा मौजूद रहते हैं। दुनिया में कुछ भी 100% सुनिश्चित नहीं होता। एक अच्छा फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी वही है जो इन अनिश्चितताओं और संभावनाओं को समझकर काम करता है। प्रोबेबिलिटी बेस्ड डिसीजन मेकिंग का यह तरीका लंबे समय तक टिकने में मदद करता है, क्योंकि यह केवल स्थिरता पर निर्भर नहीं करता, बल्कि संभावनाओं और जोखिमों को भी ध्यान में रखता है। ब्लैक जैक और पोकर के प्लेयर्स को यह पता होता है कि वे प्रोबेबिलिटीज के साथ खेल रहे हैं, सर्टेनिटीज के साथ नहीं। सबसे बेहतर प्लान यह है कि उन चीज़ों के लिए प्लान किया जाए जो आपके प्लान के हिसाब से नहीं जाती। इसे आप रूम फॉर एरर भी कह सकते हैं। यह एकमात्र तरीका है सिक्योरली ऐसी दुनिया को दिशा देने का जो अनसर्टेनिटीज से चलती है, सर्टेनिटीज से नहीं। ऐसी चीज के लिए तैयार होना या उम्मीद करना बहुत मुश्किल है जिसे आप देख नहीं सकते। हाउ टू प्रिपेयर फॉर अनसर्टेनिटी। डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट्स। जब आप
इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाते हैं तो इसे एक ही एसेट क्लास पर निर्भर न करें। विभिन्न क्षेत्रों में निवेश से आप जोखिम को कम कर सकते हैं। क्रिएट एन इमरजेंसी फंड। यह सुनिश्चित करें कि आपके पास एक ऐसा फंड हो जो अप्रत्याशित खर्चों या इकोनॉमिक डाउन टर्न्स के लिए तैयार रखे। अवॉइड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। अपनी इनकम में वृद्धि होने पर अपने खर्चों को भी तुरंत न बढ़ाएं। इसकी बजाय एक्स्ट्रा इनकम को बचत या निवेश के रूप में रखें। व्हाट कैन यू डू? आप ये कर सकते हैं कि आप फेलियर के सिंगल पॉइंट को अवॉइड कर लें, फेलियर के इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। असफलता का सबसे बड़ा सिंगल पॉइंट ये होता है कि आप अपने खर्च और ज़रूरतों के लिए सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहते हैं, वो भी बिना किसी सेविंग्स के। बुरे दिनों का फंड एक अच्छा आइडिया है। उन चीज़ों के लिए पैसा बचाएं जिन्हें आप एस्टिमेट या प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अनसर्टेनिटी और रिस्क को समझें और उनसे बचने के लिए मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम और सेविंग्स को प्राथमिकता दें। जब आप फेलियर के सिंगल पॉइंट्स को अवॉइड करते हैं और रूम फॉर एरर रखते हैं, तो आप भविष्य में आने वाली अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए बेहतर तैयार रहते हैं। लेसन 10, यू विल चेंज। हम अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए एक बहुत बुरे प्रिडिक्टर होते हैं। हमारी वर्तमान ज़रूरतें, इच्छाएं वही नहीं होती जो हमारे फ्यूचर सेल्फ की ज़रूरतें और इच्छाएं होंगी। लॉन्ग टर्म थिंकिंग और इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग करना बहुत मुश्किल होता है। क्या यह सच्चाई स्वीकार करें कि एक इंसान चेंज होने के लिए ही बना है? आज जो चीज़ आपके लिए मायने रखती है, वह हो सकता है आने वाले 10 सालों में बिल्कुल भी महत्व न रखे। संक कॉस्ट, बीते हुए कल के बैड डिसीजंस को आगे बढ़ाना जिसकी भरपाई अब संभव नहीं है। एक ऐसी दुनिया में जो लगातार बदल रही है, ये एक शैतान का काम करता है। ये हमारे भविष्य को हमारे अतीत का गुलाम बना देता है। ये उस अजनबी की तरह है जो आपकी ज़िंदगी के बड़े फैसले लेता है। जैसे कि आपने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया और बुरी तरह फेल हो गए। अब आप इसे जारी रखने का सोचते हैं क्योंकि आपने उसमें बहुत पैसा लगा दिया है, बिना ये सोचे कि आगे भी चलकर ये ज़रूरी नहीं कि आपको प्रॉफिट हो। जो चला गया वह संक कॉस्ट है। ज़रूरी है कि हम फ्यूचर लॉस से बचने के लिए उसे भूल कर आगे बढ़ें। फाइनेंशियल डिसीजंस एंड वैल्यू ऑफ टाइम। पैसों के साथ जुड़ी कई चीज़ों के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ इट्स कॉस्ट और क्या आप उसे चुकाने के लिए तैयार हैं। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग एक कीमत मांगती है, लेकिन इसकी करेंसी डॉलर्स या सेंट्स नहीं होती। यह होती है वॉलेटिलिटी, फियर, डाउट, अनसर्टेनिटी एंड रिग्रेट। ये सब चीज़ें इग्नोर करना आसान है जब तक कि हम इन्हें फेस नहीं करते। एम्ब्रेसिंग अनसर्टेनिटी इन इन्वेस्टमेंट्स। बहुत कम लोग इस बात को मानने की हिम्मत रखते हैं कि अगर मैं अपना 20% पैसा भी खो देता हूं तब भी मैं ठीक हूं। लेकिन अगर आप वॉलेटिलिटी को एक फी के रूप में देखना शुरू कर देते हैं तो चीज़ें बहुत अलग दिखने लगती हैं। जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस को स्वीकार करने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। ये चीज़ आपके फ्यूचर सेल्फ के लिए ग्रोथ का एक हिस्सा बन सकती है। और जब आप इन्हें समझकर डील करते हैं तो आने वाले समय में बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने की संभावना बढ़ जाती है। हाउ टू ओवरकम द संक कॉस्ट फैलेसी। एक, फोकस फ्यूचर पर ना हो, पेस्ट पर। अपने फैसले कभी भी पेस्ट मिस्टेक्स से प्रभावित न होने दें। यह समझे कि जो पैसा या समय पहले चला गया है, अब उसे वापस नहीं लाया जा सकता। दो, क्रिएट अ ग्रोथ माइंडसेट। रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी को अपनाएं ताकि आप भविष्य में अपने फैसलों को ज़्यादा समझदारी से ले सकें। तीन, बी प्रिपेयर्ड फॉर द जर्नी। इन्वेस्टिंग की यात्रा में अप्स एंड डाउन्स होंगे, लेकिन अगर आप रिस्क मैनेजमेंट और पेशेंस को प्राथमिकता देते हैं तो सफलता अधिक दूर नहीं होगी। आपके पैसे से जुड़ी समझ और आपकी मेंटालिटी समय के साथ बदलनी चाहिए। संक कॉस्ट से जूझने के बजाय प्रेजेंट और फ्यूचर डिसीजंस को ऑब्जेक्टिवली लें। आपको इस मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है ताकि आप पास्ट मिस्टेक्स से सीखकर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ का सही तरीके से फ़ायदा उठा सकें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में सफलता के लिए आपको शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को समझकर उसे एक्सेप्ट करना होगा। लेसन 11, निराशावाद का प्रलोभन। नेगेटिव सोच
सिर्फ पॉजिटिव सोच से ज्यादा आम नहीं है, ये उससे ज्यादा स्मार्ट भी लगती है। ये आपको बुद्धिमत्ता के तौर पर बंदी बना लेती है, और हम इस पर सकारात्मकता से ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर आप किसी को ये बताएंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो या तो वो आपसे दूर हो जाएंगे या आपको उलझन भरी निगाहों से देखेंगे। लेकिन अगर आप किसी को ये बताएंगे कि उन पर खतरा है, तो आपको उनकी पूरी अटेंशन मिलेगी। डैनियल कानेमन कहते हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस और एक्सपीरियंसेस के पावर के बीच की असमानता का एक एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है। ऑर्गेनिजम्स खतरों को अवसरों से ज्यादा जरूरी मानकर काम करते हैं, जिससे उनके जीवित रहने और रिप्रोड्यूस करने के मौके ज्यादा बनते हैं। 2000 में जब तेल के मूल्य बढ़े, कुछ खास तरह से तेल निकालना इकोनॉमिकली संभव हो सका। आवश्यकता आविष्कार की जननी है और मानवता अनंत रूप से इनोवेटिव है। लोग बाधाओं और समस्याओं को नए सॉल्यूशंस के साथ जवाब देते हैं। खतरों के साथ समान परिमाण के सॉल्यूशंस भी आते हैं। इकोनॉमिक हिस्ट्री का ये एक कॉमन प्लॉट है, जिसे अक्सर नकारात्मक विचारक भूल जाते हैं। प्रोग्रेस धीमी होती है, लेकिन झटके और आपदा जल्दी और ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। रातों रात कई ट्रीटीज होती हैं, लेकिन शायद ही कभी रातों रात चमत्कार होता है। ग्रोथ बनती है कंपाउंडिंग से, जो कि हमेशा समय लेती है। डिस्ट्रक्शन होते हैं फेलियर के सिंगल पॉइंट्स पर, जो कि कुछ सेकंड्स में हो जाते हैं, और कॉन्फिडेंस लूज होना भी एक झटके में हो सकता है। चैप्टर 12, कन्फेशन। इस लेसन में लेखक मॉर्गन हाउसेल अपने फाइनेंशियल बिहेवियर और बिलीव्स को हाईलाइट करते हैं। उनके फाइनेंशियल डिसीजंस का मुख्य उद्देश्य है स्वतंत्रता। वो कम खर्च वाली एक्टिविटीज में खुशी ढूंढते हैं, जैसे एक्सरसाइज, रीडिंग, पॉडकास्ट सुनना और लर्निंग। उनके पास कर्ज से लिया हुआ घर नहीं है। हाउजल मानते हैं कि ये डिसीजन शायद एक बुरा फाइनेंशियल चॉइस हो सकता है, लेकिन ये एक अच्छा मनी डिसीजन है, क्योंकि इससे उन्हें मन की शांति मिलती है। हाउजल अपने 20% एसेट्स कैश में रखते हैं, जिसमें उनके घर की कीमत शामिल नहीं है। ऐसा वो एक सेफ्टी नेट बनाने और इमरजेंसी के समय स्टॉक्स बेचने से बचने के लिए करते हैं। उनके मुताबिक फाइनेंशियल सिक्योरिटी की कुंजी है कि आप अपने भविष्य को शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस के खिलाफ सुरक्षित रखें। चार्ली मंगर कहते हैं, कंपाउंडिंग का पहला नियम यह है कि इसे बिना वजह के बाधित न किया जाए। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए हाउजल अब इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते। उनके सभी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में हैं। यहाँ हाउजल एक महत्वपूर्ण फाइनेंशियल इंसाइट साझा करते हैं। कुछ लोग एवरेज मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन यह बहुत मुश्किल है। वास्तव में यह उतना आसान नहीं है जितना ज्यादातर लोग सोचते हैं। हर इन्वेस्टर को अपनी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी इस तरह चुननी चाहिए जिससे उनके लक्ष्य पूरे होने के सबसे ज्यादा चांसेस हों। हाउजल का मानना है कि ज्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म में लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स सबसे अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। रिसर्च से भी यह साबित हुआ है कि एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स अक्सर पैसिव इंडेक्स फंड्स के मुकाबले खराब प्रदर्शन करते हैं, खासकर लंबे समय में। इसलिए लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए एक बेहतर विकल्प हैं। यह लेसन सिखाता है कि फाइनेंशियल डिसीजन सिर्फ नंबर्स पर आधारित नहीं होते, बल्कि उनमें इमोशंस और प्रायोरिटीज भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। अपने गोल्स के साथ अलाइंड डिसीजंस लेना ही सस्टेनेबल फाइनेंशियल सक्सेस की कुंजी है। कंक्लूजन। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ नंबर्स या एसेट्स का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारे सोचने के तरीके, भावनाओं और प्रायोरिटीज का रिफ्लेक्शन है। इस किताब ने हमें यह समझाया कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ इनकम से नहीं, बल्कि सही डिसीजंस, डिसिप्लिन और पेशेंस से आती है। हमने चैप्टर्स के जरिए सीखा कैसे नेगेटिव सोच हमें ट्रैप कर लेती है, और क्यों हमें ऑप्टिमिज्म पर फोकस करना चाहिए। क्यों फ्रीडम सबसे बड़ा फाइनेंशियल गोल होना चाहिए, और हमें अपनी मन की शांति को सबसे ऊपर रखना चाहिए। कंपाउंडिंग की पावर और लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स की इंपॉर्टेंस, जो लॉन्ग टर्म में सबसे बेहतर रिटर्न्स देते हैं। हमें यह भी समझ आया कि पैसा कमाना और उसे वाइजली मैनेज करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। सही डिसीजंस हमारे गोल्स और वैल्यूज़ पर डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों, ये थी इस किताब की समरी और इसके मुख्य सबक। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि बुक की किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं,
तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल बेटर लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। धन्यवाद।